बीजेपी सत्ता में है, तब से आरएसएस में कितना बदलाव आया है। बीते 8 सालों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुख्यालय में लौटने पर काफ़ी कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। ये वही 8 साल हैं जब से आरएसएस के वैचारिक मार्गदर्शन में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करके केंद्र के सत्ता में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नजर टुडे। आपको बता दें, यह बदलाव सिर्फ स्वयंसेवकों की पोशाक, संघ की भाषा में कहे तो गणवेश तक ही सीमित नहीं है। खाकी निक्कर की जगह अब फुल पेंट ने ले ली है और अब उसका रंग भी गहरा भूरा हो गया है। लेकिन यह ऊपर से दिखने वाला बदलाव है, कई बदलाव और भी हो रहे हैं। नागपुर के रेशिम बाग में आरएसएस मुख्यालय परिसर में कई नई इमारतें खड़ी हो गई है। जगह जगह कमांडो घूमते दिखाई दे रहे हैं। परेड में शामिल स्वयंसेवकों की तादाद में शायद मामूली बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन मेहमानों की कुर्सियां कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ गई है। 1925 में विजयादशमी के दिन स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 3 साल बाद अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। हर साल विजयादशमी संघ के लिए बड़ा दिन होता है। पूरे उत्साह के साथ देश भर के स्वयंसेवक प्रतिनिधि नागपुर में विशेष आयोजन के लिए जुटते हैं। इस बार के आयोजन में एक और अहम बदलाव था। मुख्य अतिथि एक महिला पर्वतारोही संतोष यादव को बनाया गया। चमचमाती BMW कार के पीछे पीछे जब संघ प्रमुख की टाटा सफारी स्टेज के सामने पहुंची तो उनके साथ संतोष यादव भी थी। लाल रंग के डिजाइन वाली सफ़ेद साड़ी पहने सिर्फ आंचल से ढका हुआ था। संतोष यादव ने अपने एक संक्षिप्त भाषण में कहा, बिना किसी को जाने द्वेष नहीं रखना चाहिए, और बोली कि सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है कि वो विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार करें। अक्सर इस बात के लिए संघ की आलोचना होती है कि उसमें महिलाओं को सदस्यता क्यों नहीं दी जाती, वह केवल पुरुषों का संगठन है। इसके जवाब में संघ का कहना रहा है कि महिलाओं का एक अलग संगठन है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेविका है। खुद को संस्कृति संगठन कहने वाले संघ के नेता स्त्री पुरुष के बीच काम के परंपरागत बंटवारे के हामी रहे हैं, जिसका मतलब एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें पुरुष बाहर का काम करें और स्त्रियां घर और बच्चे संभालें। लेकिन अब संघ महिलाओं के प्रति अपने रुख में लचीलापन दिखा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने घंटों भर के भाषण के शुरुआती में ही कहा कि मातृशक्ति के रूप में सम्मानित महिलाओं का आरएसएस के मंच पर हमेशा से ही स्वागत रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि संतोष यादव पहली महिला है जिसे स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होने का सम्मान मिला है, और यह उसी बदलाव को दिखाने का सोचा समझा फैसला लगता है। विजयादशमी से कुछ दिन पहले संघ के महासचिव दत्तात्रेय हाजबोले ने ग्रामीण भारत में बेरोजगारी हटाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत अब भी करोड़ों लोग बहुत गरीबी की हालत में जीवन गुजार रहे हैं, जिनकी दशा में सुधार प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बयानों भाषणों में राष्ट्रीय एकता, सामरसता, भारतीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, महान परंपरा, भारत माता के वैभव, हिंदू धर्म की महानता, विश्व गुरु आदि पर भरपूर जोर रहता आया है। लेकिन यह एक बदलाव ही है कि संघ के मंच पर शायद पहली बार सामाजिक विषमताओं और गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बात हो रही हो। सामाजिक न्याय की बातें संघ के मन से शायद ही कभी सुनने को मिलती हैं। जाति पर आधारित भेदभाव को खत्म करने वालों को ही अक्सर जातिवादी करार दे दिया जाता है। लेकिन अपने विजयादशमी के भाषण में जातियों का नाम लिए बगैर मोहन भागवत ने घोड़ी चढ़ने की बात पर संदर्भ में कहा कि इस तरह की विवादित हिंदू समाज में नहीं होने चाहिए। ये दिलचस्प है कि कुछ दिनों पहले ही संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में एक मस्जिद के मदरसे का दौरा किया था, जिसके बाद यह बताया गया था कि संघ हमेशा सभी समुदायों के संवाद का पक्षधर रहा है। बदलाव कितना वैचारिक और कितना तकनीकी आया है संघ में। संगठन के भीतर बदलाव या उसकी प्रक्रिया को 2 अलग अलग हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला, तकनीक और सक्षम होने का प्रयास। दूसरा, वैचारिक बदलाव। बद्री नारायण अपनी किताब रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ द संघ इज रिशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी में लिखते हैं, आरएसएस को लेकर हमारी धारणा यह है कि उसके सभी वॉलेंटियर्स बूढ़े, दकियानुस और आज की दुनिया से कटे हुए लोग हैं। ये बात सच्चाई से कोसों दूर है। उसके स्वयंसेवक लगातार टेक्नोलॉजी में दक्षता हासिल करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और अपने संदेश फैलाने के लिए वो इसका इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर रहे हैं। जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बद्रीनारायण का कहना था कि कोरोना महामारी के दौर में जिस तरह समाज के दूसरे वर्गों, कार्यालय और संगठनों में सोशल मीडिया, जूम वगैरह का इस्तेमाल बैठकों, विचार विमर्श के लिए बढ़ा है, उसी तरह के बदलाव संघ में भी हुए हैं।
तकनीक का इस्तेमाल संगठन से युवा लोगों को जोड़ने के लिए साल 2011 से ही चल रहा है। ज्वाइन आरएसएस कार्यक्रम के तहत यह अभियान चल रहा है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता और प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील आम्बेकर कहते हैं कि सालाना 1.25 लाख लोग इंटरनेट के माध्यम से आरएसएस की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद आवेदन पत्र भरते हैं, जिन्हें उनकी रुचि इच्छा के अनुसार अलग अलग कार्य में लगाया जाता है। संघ की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार गांव शहर में हर रोज लगभग 57,000 से ज़्यादा शाखाएं लगती है। ये शाखाएं संघ से जुड़े सक्रिय लोगों की सबसे छोटी और स्थानीय इकाइयां हैं। आरएसएस के रोड मैप फॉर 21st सेंचुरी नाम की किताब लिख चुके डॉक्टर सुनील आम्बेकर कहते हैं कि इसके अलावा आईटी प्रोफेशनल को ध्यान में रखते हुए हमने कार्यक्रम शुरू किए जिनका उद्देश्य संघ के प्रचार प्रसार में टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से संघ के आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी हुई या नहीं, यह पक्के तौर पर कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि अन्य गैर सरकारी संगठनों की तरह संघ एक पंजीकृत बॉडी नहीं है। सभी रजिस्टर्ड संस्थाओं ने अपने बही खातों का हर साल हिसाब देना होता है, लेकिन संघ के मामले में ऐसा नहीं है। आर्थिक संसाधनों के मामले में पारदर्शिता के अभाव की वजह से भी संघ को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद संघ के संसाधनों के बारे में कुछ कहना भले ही मुश्किल हो, लेकिन उसकी स्वीकार्यता काफ़ी बढ़ी है। एक समय सेकुलर पार्टियां उससे भरपूर दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संघ की मेजबानी स्वीकार करके इस बात के संकेत दिए हैं कि वह एक ऐसी ताकत नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। संघ को करीब से जानने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि संघ ऊपर से जितना दिखाई देता है उससे कहीं बड़ा और गहरा है, उसका असर भी उससे कई दुगना है। दुनिया के सभी बड़े शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक वकील, डॉक्टरों, छात्रों से लेकर संतों, महंतों एवं कीर्तन मंडलियों तक में संघ से जुड़े लोग सक्रिय हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो या आदिवासियों के बीच काम करने वाले वनवासी कल्याण केंद्र, सब जगह संघ की विचारधारा में विश्वास रखने वाले की मौजूदगी है। 40 से अधिक संगठन सीधे तौर पर संघ से जुड़े हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसी संस्थाएं हैं जो समूह हैं जो संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। मिसाल के तौर पर सरस्वती शिशु मंदिर, जो सीधे तौर पर संघ से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसकी विचारधारा का प्रसार बच्चों में करता है। बद्री नारायण ने रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व में लिखा है कि गांव-गांव में स्वयं सेवकों के होने की वजह से लोगों के विचारों को प्रभावित करने और उनके बारे में सही जानकारी जुटाने में बीजेपी को बहुत मदद मिलती है। 2014 और 2019 चुनाव में बूथ मैनेजमेंट समितियां तैयार की थी, जिसमें जाति समुदाय के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा गया था। प्रशिक्षण के बाद इन लोगों को इलाके के हवाले कर दिया गया, जहां वो हर दिन अलग अलग घरों में जाते, लोगों की राय भांपते और अगर कोई नरेंद्र मोदी से नाराज दिखता या प्रभावित नहीं हो पाता तो उसे समझा बुझाकर रास्ते पर लाने का प्रयास संघ के स्वयंसेवक करते। बद्री नारायण कहते हैं, आरएसएस को लेकर कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये बराबर बदलता रहता है और विकसित होता रहता है। यह अपनी इमेज को ध्वस्त कर देता है और फिर नई इमेज तैयार करता है। ऐसे ही तमाम रोचक तथ्यों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।